पाकिस्तान क्राइसिस, इकोनॉमिक डाइंग डाउन, बदहाल मुल्क। इस पाकिस्तानी का फूटा गुस्सा किसका? एक नॉर्मल व्यक्ति का। उसने कहा कि ओसामा हमारे यहाँ से निकला। 9/11 के बाद अमेरिका से पाकिस्तान ने दुश्मनी मोल ले ली। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पाकिस्तान की जनता से भारत के बारे में बातचीत की। पाकिस्तानी अवाम और उसकी जनता ने भारत की इकोनॉमी पर अपनी राय दी और उनका मानना है कि भारत नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है आने वाले टाइम में। और आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों में आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। आतंकवाद से निपटने के लिए आए दिन अलग अलग मंचों पर चर्चाएं होती रहती हैं। अभी हाल ही में पीएम मोदी और जो बाइडेन ने आतंकवाद पर हमला बोलते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी कि वो अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करे। और हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने जब पाकिस्तानी अवाम से देश की हालत पर बातचीत की तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आतंकवाद पर बात करते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से निकला है। इसके अलावा 9/11 के बाद से हमने अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। देश का भविष्य समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। पाकिस्तान जा रहा है ख़त्म होने के लिए। 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम से कई तरह की चीज़ों पर राय जाननी चाहिए, जिसमें भारत के तरक्की को लेकर के भी बात हुई। इस पर पाकिस्तानी जनता का कहना था कि भारत आने वाले टाइम में 5 से 6 और 10 ईयर में चीन को आगे कर देगा। ऐसा तो नहीं होगा, पर करीब 15 साल का टाइम लगेगा और दुनिया की सबसे नंबर 1 की इकोनॉमी बन जाएगा। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज के वक्त में भारत के रिश्ते सारे देशों के साथ अच्छे हो रहे हैं और भारत आगे चलकर सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज के वक्त में भारत के रिश्ते सारे देशों के साथ अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत बुरे हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी पर बात करते हुए इस शख्स ने कहा कि देश का भविष्य समझ नहीं आ रहा। यहाँ कई कंपनियां अपने काम को बंद कर रही हैं। सिर्फ IMF लोन के बारे में पाकिस्तानी बात करते हैं। शख्स ने कहा कि हमारे देश के नेता सिर्फ IMF से लोन के बारे में ही बातें करते हैं, बस वही डिस्कशन करते रहते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात की फ़िक्र है कि उन्हें IMF से कैसे पैसे लेने हैं। वहीं जब यूट्यूबर ने पाकिस्तानी शख्स से पूछा कि भारत कितनी बार IMF से पैसे मांग चुका है तो शख्स ने कहा कि मुझे नहीं पता, पर यह पता है कि भारत गरीब देशों को पैसे देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत ने श्रीलंका को $1 मिलियन की मदद पहुंचाई थी और भी देशों को भी मदद पहुंचाई थी। ये थी कहानी पाकिस्तान की। जय हिंद, जय भारत। रूसी नागरिकता के लालच में गोरखा सैनिक वैगनर आर्मी में हो रहे हैं शामिल। क्यों नहीं रोक पा रहा है नेपाल? चलिए इस टाइटल पर बातचीत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गोरखा सोल्जर्स आर जॉइनिंग वैगनर आर्मी। और ये गोरखा सोल्जर्स काफ़ी दिलचस्प हैं, काफ़ी दिलेर हैं। और हुआ क्या है कि भारत में एक व्यवस्था लाई गई है जो केवल 2-2.5 साल के लिए, 4 साल के लिए ड्यूटी देगी। उसमें से 25% ही जो आर्मी के सैनिक हैं कंटिन्यू करेंगे। तो इस वजह से गोरखा ने ये डिसाइड किया है, गोरखा जितने भी हैं रेजिमेंट में शामिल होने वाले युवा, वो हो रहे हैं वैगनर आर्मी में। इससे क्या होगा कि वो रूस के अंदर पहुंच जाएंगे और उन्हें तो बस वो तो युद्ध में शामिल होना ही चाहते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 16 मई 2023 को ऐलान किया कि यूक्रेन युद्ध में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों के लिए रूसी नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। इसके मद्देनज़र नेपाल युवा हथियार चलाने और लड़ाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दरअसल नेपाल में बेरोजगारी की दर 11.12% है, भारत से जस्ट डबल। और भारत के कुछ नेता, लिबरल नेता छाती पीटते रहते हैं कि कितनी महंगाई है। गोरखा सैनिक भारत, ब्रिटेन और नेपाल के लिए काम करते आए हैं। अब नेपाली सेना ने रिटायर कुछ रूसी सैनिकों को निजी सेना वैगनर आर्मी में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। नेपाल के नागरिक रूस की निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप में भाड़े के सैनिक के तौर पर शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेपाल सेना से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।
इसके कारण 3 बताए जा रहे हैं। पहला कारण है नेपाल में बेरोजगारी की दर 11.12% के उच्च स्तर पर पहुंचना। दूसरा कारण भारतीय सेना के लिए नई भर्ती स्कीम, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, अग्निपथ योजना को माना जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा कारण रूस की नागरिकता का लालच बताया जा रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 16 मई 2023 को ऐलान किया था कि जो विदेशी लड़ाके यूक्रेन युद्ध में उनकी तरफ से लड़ेंगे उनके लिए रूसी नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान बना दी जाएगी। नेपाल की सरकार अपनी युवाओं को वैगनर ग्रुप में शामिल होने के चिंताजनक सुझाव से सतर्क हो गई है। दरअसल नेपाल और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौता नहीं है। वहीं मास्को में नेपाल के दूतावास का दावा है कि नेपाली युवा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से रूस पहुंच रहे हैं और उसमें अपने खुद की जेब से पैसे खर्च करके। इस समय 1 दर्जन से ज़्यादा नेपाली युवा रूस में हथियार चलाने और लड़ाई का प्रशिक्षण ले रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि रूसी सरकार को सेना में शामिल होने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में क्रेमलिन विशेष सैन्य अभियान के तहत उन विदेशियों को तेजी से नागरिकता दे रहा है जो रूसी सेना के साथ 1 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबर और इसी मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रूसी विदेश लड़ाकों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी आसान तरीके से रूसी नागरिकता की पेशकश कर रहा है। नेपाल और नेपाली सरकार के लिए यह चिंताजनक स्थिति है। वहीं नेपाल सरकार इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि रूस में प्रशिक्षण ले रहे नेपाली युवा व्यक्तिगत क्षमता से वहां पहुंचे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सेना के रणनीतिक विश्लेषक सेवानिवृत्त जनरल विनोद बसन्यात का कहना है कि अगर नेपाली नागरिक एक संप्रभु राष्ट्र की सैन्य ताकतों का हिस्सा हैं तो इसे सरकार की विदेश नीति का हिस्सा होना चाहिए। रूस के मामले में कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार को जल्द इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, टेलीग्राम, यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियोस आए जिनमें नेपाली युवाओं को रूसी सेना में शामिल होते हुए दिखाया भी गया है। कुछ वीडियोस में नेपाली युवाओं को प्रशिक्षण लेते हुए भी दिखाया गया है। वहीं कुछ वीडियोस में उन्हें ट्रेनिंग लोकेशन पर जाते देखा जा सकता है। कुछ वीडियोस नेपाली युवा ने खुद ही शूट किए हैं। नेपाल प्रेस ने देश के कोशी क्षेत्र से रूसी नागरिकता हासिल करने के लालच में एक युवा से संपर्क साधा। वह रूसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसका वीज़ा खत्म होने वाला था। उसका कहना था कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उसके पास 2 विकल्प थे। पहला, नेपाल लौट जाए और बेरोजगार हो जाए। वहीं दूसरा विकल्प के तौर पर रूसी सेना में नौकरी कर ले और 1 साल में नागरिकता हासिल कर ले। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। 1 साल तक मरे नहीं तो यहीं पर रह सकते हैं। ये है विचार। फ्रांस की सेना में शामिल होने की खबर भी आई थी। अच्छी फिटनेस नेपाली युवाओं के लिए प्राइवेट आर्मी की रैंकों में प्रवेश करना आसान बनाती है। नेपाल के कोशी युवा ने बताया कि हमें आधुनिक हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरे दिन चलता है, कभी कभी रात में भी ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान बीमा समेत करीब 50,000 नेपाली रुपए वेतन दिया जाता है। वहीं 1 साल के बाद रूस की नागरिकता भी मिल सकती है। वह कहता है कि अगर मैं 1 साल में नहीं मरा तो यहीं रहूँगा। नेपाली सेना छोड़कर वैगनर सेना में शामिल होने वाली करनाली क्षेत्र के एक युवक ने नेपाल सेना में गए भाड़े के टट्टू के सैनिक के रूप में शामिल होने का मामला भी सामने आया। उन्होंने बताया कि नेपाल में उनका प्रशिक्षण रूसी सेना में शामिल होने के बाद काम में आ रहा है। उन्होंने बताया कि नेपाल जैसे पहाड़ों वाली जगह पर है, जहाँ लगभग 200 विदेशियों और 3 नेपाली मित्रों के साथ हूँ। हम फ्रांसीसी सेना में शामिल होने की सोच रहे थे, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी थी और यूरोप में घुसना भी मुश्किल था। उसके मुताबिक रूस का आना ज़्यादा सही है। रूस में वैगनर ग्रुप हो सकता है ख़त्म हो जाए। वैगनर ग्रुप ने भाड़े का सैनिक बनने के लिए रूसी भाषा जानना की बहुत ज़रूरत नहीं है और अब सैनिकों का सिर्फ अंग्रेजी जानना ही काफ़ी है। नेपाल के सेवानिवृत्त मेजर जनरल बसन्यात कहते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में युवा रोजगार में नहीं है, वो बेरोजगार हैं और नेपाल उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहा है। इसी वजह से नौकरी की तलाश में लोग दूसरे देशों में जाने वाले नेपाली युवाओं की संख्या बढ़ोतरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक नेपाल की कुल आबादी
0.7% हिस्सा 30 वर्ष से कम आयु के हैं। वहीं 15 से 29 ईयर के आयु के बेरोजगार हैं। 19.2% अनुमान के मुताबिक नेपाल में सालाना 4 लाख से ज़्यादा युवा श्रम बल तैयार हो रहा है। क्यों रूस का रुख कर रहे हैं नेपाली? रोजगार से ज़्यादा अवसर नेपाल के अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं, जहां काम करने की स्थिति और मजदूरी काफ़ी खराब है। इसलिए बड़ी संख्या में नेपाली युवा विदेश का रुख कर रहे हैं। रूस में न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी नागरिकता का लालच पूरा हो जाएगा। और रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में एक भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ। दरअसल नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार ने हर साल भारतीय सेना में शामिल होने वाले 1300 गोरखाओं की भर्ती की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बता दें कि भारतीय सेना नेपाल के मुकाबले 2.5 गुना भुगतान करती है। साथ ही पेंशन के जरिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध कराती है। फिर भी गोरखा इंडियन आर्मी में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। दुनिया में सबसे उग्र सेना के तौर पर सम्मानित गोरखा को साल 1815 में भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाता रहा है। अंग्रेजों ने ही गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी। उन्होंने कई सैन्य अभियानों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा सैनिकों की 6 रेजिमेंट बरकरार रखी। वहीं 4 भारत, नेपाल, यूके के बीच त्रिपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में सामने आई। ब्रिटिश सेना में चली गई। अब भारत और नेपाल अपनी राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हैं। इस बीच बेरोजगारी में फंसे नेपाली युवा ने बेहतर जीवन जीने के लिए रूस का रुख कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरे पर कायरा पहुंचना और वहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ मिलकर आपसी रिश्तों को हर दिशा में मजबूत करने का वादा करना अस्वाभाविक नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छे नज़रिए से देखने वाला है। अल सीसी इसी साल जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे 26 जनवरी 2023 को, जिसमें दोनों शीर्ष नेताओं ने कई अहम फैसले भी लिए थे और द्विपक्षीय रिश्ते का स्तर ऊंचा करके सामरिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति भी जताई थी। अल सीसी की भारत यात्रा के 5 महीने बाद ही प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राजकीय दौरे पर पहुंचे और राष्ट्रपति जी को G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बतौर विशेष अतिथि अल सीसी के लिए उन्होंने आमंत्रित किया और इनविटेशन दिया। यह सम्मेलन इसी साल सितंबर में भारत में होने वाला है। G20 की बैठक दुनिया में मिस्र का एक विशेष स्थान है। वह न केवल सिर्फ अरब देशों में सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बल्कि उसकी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य का व्यापक प्रभाव अरब दुनिया के सभी हिस्सों पर है। और बता दें, इस्लाम के नज़रिए से भी उसकी एक साख है, एक हैसियत है, एक वैल्यू है। अल अजहर विश्वविद्यालय के फतवे का काफ़ी आदर किया जाता है। बेशक मिस्र में कट्टरपंथी विचारधारा भी बनती है, जिसको इख्वान अल मुस्लिमीन और कह सकते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड ने बढ़ावा दिया। मगर अल सीसी की हुकूमत और इससे पहले 1950s 1960s के दशक में वहाँ के मशहूर नेता गमाल अब्देल नासिर ने पूरी कोशिश की कि ऐसी विचारधारा जड़ न जमा सके। कट्टरपंथी सोच यहाँ थोड़ा सा न्यूट्रलाइज रहे। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि नासिर, नेहरू और टीटो ने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। ये ऐसा ज़माना था जब भारत में मिस्र के संबंध में विशेष गर्म जोशी देखी गई थी और दोनों देश इस प्रयास में थे कि वे विश्व में औपनिवेशिक व्यवस्था को ख़त्म करके स्वतंत्र घरेलू व विदेश नीति की राह चलें। दोनों देशों ने तब द्विपक्षीय आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें खास कामयाबी नहीं मिली। सन 1967 में इजराइल के साथ युद्ध में मिस्र पराजित हो गया, जिसके कारण नासिर और मिस्र की साख अरब दुनिया व विकासशील देशों में काफ़ी कम हो गई।
सन 1970 में नासिर के देहांत के बाद अनवर अल सादत ने उनकी जगह ली। सादात ने मिस्र की विदेश नीति को एक नया मोड़ दिया। पहले तो उन्होंने 1973 में इजराइल से युद्ध के जरिए मिस्र की कुछ भूमि और साख वापस करने की कोशिश की। इसमें कुछ सफलता मिलने के बाद उन्होंने मिस्र के संबंध सोवियत संघ अरब रूस के संबंध में रेफरेंस में कम करके अमेरिका के साथ बढ़ना तय किया। इससे 1977 में उन्होंने अरब दुनिया और विश्व को तब चौंका दिया जब उन्होंने इजराइल का दौरा किया। मुझे वह दिन भी व्यक्तिगत रूप से समझ में आता है, क्योंकि उस ज़माने में कायरा में भारतीय दूतावास में नियुक्त एक डिप्लोमेट के अनुसार इन घटनाक्रमों के बाद जहां अन्य अरब देश और कई इस्लामी मुल्कों ने मिस्र का बहिष्कार किया, वहीं 2 साल बाद 1979 में अमेरिका की मध्यस्थता से मीडिएटर से और मिस्र और इजराइल के संबंध में थोड़ी सा सामान्य हुए। इस कारण बस मिस्र और भारत के रास्ते अलग अलग हो चुके थे, और जानते हैं कि जब दो दोस्त के बीच में तीसरा आ जाता है तो दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। जब पश्चिम एशिया में भी बड़ा बदलाव आया, जिसके चलते सऊदी अरब व खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल गईं, ओपेक की स्थापना हुई और कच्चे तेल के दाम बढ़े। इन देशों को अपने निर्णय के लिए भारत की ज़रूरत महसूस हुई और भारतीय कंपनियां 1970 के दशक में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां जाने लगी। जाहिर है कि इन सभी कारण से भारत के हित स्वाभाविक तौर पर पश्चिम एशिया में मिस्र से कहीं ज़्यादा सऊदी अरब, अमीरात, कुवैत, अन्य खाड़ी देशों के साथ जुड़े गए। निसंदेह गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक प्रकार से चलता रहा, लेकिन पहले जो करीबी भारत और मिस्र में थी वो कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि 1997 के बाद नरेंद्र मोदी ही पहले प्रधानमंत्री हैं जो मिस्र की द्विपक्षीय यात्रा पर गए। अब कोविड महामारी और चीन की नीतियों के चलते विश्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। बीते 3 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी विस्तारित हुआ है और काफ़ी डेवलप हुई है, और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। उद्योगों के कई क्षेत्रों में भारत का लोहा अब दुनिया मानने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी तो हमने एक विशेष स्थान बनाया है। भारतीय कंपनियां अब दुनिया के सभी विभिन्न भागों में निवेश कर रही हैं। क्योंकि मिस्र को अपनी बढ़ती आबादी के कारण निवेश की दरकार है, इस कारण भी अल सीसी सरकार ने भारत की ओर फिर से देखना शुरू कर दिया है। हालांकि वहाँ आज भी इखवान अल मुस्लिमीन का काफ़ी प्रभाव है, लेकिन न सिर्फ अल सीसी की हुकूमत बल्कि वहाँ की कई राष्ट्रवादी संस्थाएं भी इसके खिलाफ हैं। भारत चूँकि करीब 3 दशकों से इस्लामी कट्टरवादी तंजीमों के निशाने पर है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और मिस्र की खुफिया सेवाओं व विदेश मंत्रालयों के बीच इन मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान हुआ होगा। उन पर सहमति भी बनी होगी। इस कट्टर पंथ को कैसे रोका जाए और इस्लामी कट्टरपंथी गुटों पर कैसे लगाई जाए। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के ज़माने में भारत व मिस्र ने औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ और विकासशील देशों की उन्नति के लिए आवाज़ उठाई थी, वैसा ही कुछ आने वाले दिनों में भी हो सकता है। और आपको बताएं कि आज भारत वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना चाहता है और यहाँ के देश भी भारत की क्षमता समझने लगे हैं। इसलिए उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की एक चैलेंज भारत और मिस्र दोनों के सामने है। मिस्र का उत्तरी अफ्रीकी भूभाग में एक विशेष स्थान है।
अरब और इस्लामी दुनिया में वह खास हैसियत रखता है। वह एक विकासशील देश भी है और विकासशील देशों की प्रगति जो भारत चाहता है उस रास्ते पर वह हमारा सहयोग कर भी सकता है। दोनों देशों के रिश्तों में अब जो गहराई और तीव्रता आ रही है उससे यही प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल-सीसी निस्संदेह एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। अब लग रहा है कि रिश्तों में दूरियां का दौर खत्म हो रहा है। दोनों देश जो प्राचीन सभ्यताओं के भी प्रतीक हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। फ़लस्तीन की समस्या के अनेक हल सुझाए जा चुके हैं, किंतु अब तक किसी को भी वर्किंग नहीं किया जा चुका, मतलब उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा चुका। इससे ये पता चल जाता है कि फ़लस्तीन की समस्या कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी पेचीदा है। गत वर्ष नवंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन के विभाजन की एक योजना को मंजूरी दी गई थी और अरबों ने इस योजना का सख्त विरोध भी किया था और यहूदी भी उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। जनरल असेंबली के फ़लस्तीन का विभाजन करने के निर्णय और उपद्रवों की आग जोरों से भड़का दी। इस निर्णय से अरब इस बात पर तुल गए कि वे किसी भी कीमत पर फ़लस्तीन का विभाजन नहीं होने देंगे और सही बात भी है। अरबों को सभी अरबों राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त है। उन्हें बाहर से आदमियों और हथियारों की मदद मिली हुई है और उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध जिहाद शुरू कर दिया है। यहूदियों ने भी हिंसा का जवाब हिंसा से दिया। पिछले कुछ महीनों से फ़लस्तीन में अरबों और यहूदियों में लगातार खून खराबा हो रहा है। उधर ब्रिटेन ने यह तय किया हुआ है कि 15 मई को वह फ़लस्तीन में अपना शासन प्रबंध खत्म कर देगा और 1 अगस्त तक अपनी बची खुची सेनाएं भी फ़लस्तीन से हटा लेगा। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में संभवतः सोचा होगा उसका एक कमीशन फ़लस्तीन चला जाएगा और दोनों पक्षों की रजामंदी और सहयोग से यह वह अनिच्छापूर्वक ही क्यों न हो विभाजन की योजना को इम्प्लीमेंट करेगा। किंतु जैसा कि बाद की घटनाओं से सिद्ध हो गया है उसका ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल थी। इसे इस प्रकार से राजनीतिक दिवालियापन कहा जाता है। शीघ्र ही यह पता चल गया कि विभाजन की योजना को यदि वर्किंग में नहीं लाया गया तो ताकत के जरिए ही ऐसा किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की अपनी कोई पुलिस और सेना तो है नहीं, उसके मुख्य सदस्यों को मिलकर आवश्यक सेना और पुलिस जुटानी पड़ती है। ब्रिटेन तो फ़लस्तीन के भविष्य के संबंध में तटस्थ रवैया ग्रहण किए हुए है और रूस और अमेरिका में मैत्रिक नहीं है, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उधर ब्रिटेन के फ़लस्तीन से हटने की तिथि बिल्कुल निकट आ गई है। फ़लस्तीन के विभाजन की योजना इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो उसके अनुसार अरब और यहूदी अस्थायी सरकारों की स्थापना भी नहीं हो सकेगी। ये बात है 70 साल पहले की, 25 अप्रैल 1948 की। जय हिंद। जागरूकता बढ़ने से कम जानलेवा हुआ स्तन कैंसर। लंदन। दुनिया भर में स्तन कैंसर से जूझ रही महिलाओं के मौत के मामलों में बीते दशक कमी आई है। मतलब पिछले 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो रही हैं। 1990 के दशक की तुलना में बीते दशक मौत के मामले में 2/3 कम थी। इसकी प्रमुख वजह क्या है? जागरूकता, अवेयरनेस। ब्रिटेन में एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है कि अध्ययन में ये कहा गया है कि 1990 के दशक में स्तन कैंसर के इलाज के बाद अगले 5 वर्षों में मौत का आंकड़ा जोखिम देख सकते हैं 14.4% था। वहीं 2010 और 15 में यह मामला हो गया 4.9%, मतलब काफ़ी 10% कम हुआ, रिड्यूस हुआ। इस अध्ययन को BJAM जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुए अध्ययन में जनवरी 1993 और दिसंबर 2015 के बीच स्तन कैंसर का इलाज कराने वाली लगभग 5,12,400
47 महिलाओं में शामिल किया गया था। इसके अलावा रिसर्चर ने बताया है कि राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण डेटा के 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार स्तन कैंसर में कमी आई है। सभी आयु की महिलाओं के लिए जोखिम कम हो रहे हैं। एक एक्सपर्ट टेलर कहते हैं कि हम जानते थे कि पिछले 20 वर्षों के दौरान मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन 10 साल तक चले अध्ययन से पता चला है कि मौत का जोखिम काफ़ी कम हो गया है। और स्तन कैंसर सभी आयु की महिलाओं में होता है और सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है स्क्रीनिंग। मतलब स्तन कैंसर के लिए किसी भी तरीके का इलाज हो, चाहे कैंसर का इलाज स्क्रीनिंग के माध्यम से हो या कोई और मेथड अपनाइए, है तो ये होते रहना चाहिए। अवेयर ऑल फॉर स्किन एज वेल एज स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।